अस्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष यूजीसी नेट जेआरएफ की इकाई से दूसरे सूत्र को लेकर के आए हैं। दूसरा संख्या सूत्र है हलोऽनन्तराः संयोगः। आज इस सूत्र के विषय में सरलता से हम जानेंगे। यह सूत्र अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 7वें नंबर का सूत्र है। इससे पहले कल हमने हलोऽनन्तराः संयोगः सूत्र के विषय में जाना था। तो चलिए इस सूत्र के एक एक पद के अर्थ को हम ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम पद है हल। हलो लिखा हुआ है, विसर्ग जो है उनको ओ हो गया, हला। हल क्या है इसके विषय में आप सभी जानते ही हैं। हय वरट प्रत्याहार सूत्र के ह से प्रारंभ करके श श सर हल ल तक हम लेकर के जाएंगे तो इस हल में सभी व्यंजन आ जाएंगे, 33 व्यंजन। तो यहाँ पर हल का अर्थ है दो हल, दो व्यंजन या दो से अधिक व्यंजन। द्वितीय पद है अंतराह। अंतर पद का अर्थ होता है व्यवधान होना और अनंतर पद का अर्थ होता है अव्यवधान होना। तो ये दो पदों को समझते हैं कि व्यवधान क्या है, अव्यवधान क्या है। जैसे हमारे पास कोई गेहूं का भरा हुआ पात्र है, उस पात्र में आकर के अगर चावल मिला दिए जाएं तो गेहूं में चावल का व्यवधान हो गया। कि समान वस्तु जो है, एक वस्तु के अंदर किसी दूसरी विपरीत वस्तु को मिला देना, वह व्यवधान कहलाती है। और इसी गेहूं के पात्र में अगर कुछ गेहूं मिला दी जाए तो यह अव्यवधान कहलाए। इन गेहूं में गेहूं को मिलाना अव्यवधान है और गेहूं में चावल का मिलाना या दाल इत्यादि का मिला देना व्यवधान कहलाए। तो यहाँ पर भी दो या दो से अधिक हल जब हैं उनके बीच में अव्यवधान होना। हलों में व्यवधान किसका होगा तो वह होता है स्वरों का। व्यंजन के अंदर अगर व्यंजन मिला दिया जाए तो वह व्यवधान नहीं कहलाएगा, परंतु अगर व्यंजन के अंदर स्वर आकर के मिला दिए जाएं तो वह व्यवधान कहलाता है। तो हलोऽनन्तराः संयोगः यही कहेगा कि दो या दो से अधिक हल अगर विद्यमान हैं उनके अंदर स्वरों का आ जाना वह व्यवधान कहलाता। तो इस सूत्र का अर्थ समझने के लिए क्या समझना है कि दो या दो से अधिक हल विद्यमान हो उनके बीच में अव्यवधान रहना, यानी स्वरों का व्यवधान ना होना ही संयोग कहलाता है ना। अजभिर अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञाः स्युः। स्वरों के व्यवधान से रहित दो या दो से अधिक व्यंजन संयोग कहलाते। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमने शब्द लिखा विद्या। तो विद्या शब्द में ना जैसे ही वर्ण छेद किया जाता है व प्लस अ प्लस द प्लस य प्लस आ। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं आरंभ में व एक व्यंजन है, तदनंतरम ए तदनंतरम द, तो दो व्यंजनों के बीच में व्यवधान हो गया, कोई तीसरा व्यक्ति आ गया। कौन आया? वह आ गया स्वर। तो यह संयोग नहीं कहलाता। परंतु अगर दो हलों के बीच में, दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर विद्यमान नहीं है तो वह संयोग कहलाता है। ता और य आप देख सकते हैं यहाँ पर मध्य में कोई स्वर विद्यमान नहीं है, इसलिए इसको संयोग कहा जाएगा। द्वितीय देखते हैं, आप एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हो लिखा है अग्नि। अग्नि का वर्ण छेद करते हैं तो ग और ना मध्य के अंदर आता है, ग और ना। यहाँ पर मध्य में कोई स्वर विद्यमान नहीं है तो यह संयोग कहलाएगा। ज्ञानम के अंदर ज और या में संयोग है, कृष्ण के अंदर श और ना में संयोग, बुद्ध के अंदर द ध और य तीन वर्ण है जिनके मध्य में ही स्वर विद्यमान नहीं है। तो द और ध भी संयोग कहलाएगा, थ और यह भी संयोग कहलाएगा। ये तीनों अगर मिलाए तब भी यह संयोग कहलाएंगे। इतनी बात आप सभी को स्पष्ट हो गई होगी कि जब दो व्यंजन एक साथ आ रहे हैं तो उनको संयोग कहा जाता है। कल के व्याख्यान में हमने पढ़ा था
संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। तो सूत्रों को तुलना करके देखते हैं। एक ना व्यापक स्तर होता है संहिता का। विश्व के अंदर रहने वाले जितने भी पद हैं, उन पदों के अंदर कोई ना कोई आपको वर्ण जरूर मिलेगा, ना, क्योंकि वर्णों से ही पद बनता है। तो जब उनको निकट करके बोला जाएगा, प्रत्येक पद संहिता कहलाती है। जब भी चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, आपस में मिल रहे हैं, तो वह संहिता पद के द्वारा कहे जाएंगे। परंतु संयोग जो है वह कम क्षेत्र को घेरने वाला है। संयोग केवल तभी होगा जब दो व्यंजन आपस में मिलेंगे, जिनके बीच में कोई दूसरा स्वर नहीं होगा, तो संयोग वह कहलाएगा। संयोग को संहिता भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो वर्ण जो है वह आपस में मिल रहे हैं, और उसको संयोग भी कहा जाएगा। तो हमको संहिता क्या है, संयोग क्या है, इन दोनों संज्ञाओं के बीच में ना स्पष्ट अंतर दिखाई देना चाहिए। तो शायद ये आपको सूत्र तरीके से याद हो गया होगा, आपके समझ में आ गया होगा ना। एक एक पद को जानिए, सूत्रार्थ आपकी बुद्धि में स्वयं आकर के बैठ जाएगा। तो आज इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः अग्रिम सूत्र को लेकर के आप सबके सामने हम आएंगे। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।